हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, है ना बच्चों। तो पिछले 1.5-2 महीने से अपनी जर्नी चालू है और ऑनलाइन क्लासेस अपनी चालू है और आपका साथ बहुत अच्छे से मिल रहा। वी बोथ आर वेरी हैप्पी। हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे व्हाट्सएप पर पूछते हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं, तो इट फील्स वेरी गुड। बच्चों देखिए, अपना बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट भी हो गया, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड भी हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लास्ट टॉपिक हमने ले लिया था बच्चों। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का जो पहली नोट से हमारी बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक मैंने छोड़ा था और वो टॉपिक था मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। वो मैंने छोड़ा था क्योंकि वो थोड़ा हटके हैं। क्या होता था, यदि मैं वहीं पे पढ़ाता था तो ये जो नए बच्चे आते थे बेचारे, अब जो आते थे तो उनको कुछ समझता नहीं था, इसलिए मैं हर साल वो पीछे रखता हूँ। अब वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2 या 3 लेक्चर्स में हमारा टॉपिक फिनिश होगा बच्चों। इसके बाद फिर हम हमारा 11वीं का सिलेबस चालू कर देंगे और 11वीं का सिलेबस चालू करने के बाद बहुत ही आसान आपको लगेगा। आसान से चैप्टर से आसान लगेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको बहुत मजा आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वो जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का, वो आज हम ले रहे हैं और इसका नाम है बच्चों मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इस मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इसको हमें स्टडी करना पड़ता है। इसकी वजह है, आप 10वीं में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं शेल वाइज कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। कैसे, जैसे आप Na का ऐसे लिखते थे 281, मैं ऐसे खड़ी लाइन निकालता हूं कि पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1, ऐसे लिखते हैं, बराबर है। पोटेशियम 19 का आप ऐसे लिखते हो 2881। अब आप इसमें आपके मन में सवाल आता है कि सर ठीक है, फर्स्ट शेल कंप्लीट फिलअप हो गई सर, सेकंड शेल भी कंप्लीट फिलअप है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थर्ड शेल की कैपेसिटी तो सर 18 इलेक्ट्रॉन की है। फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन है 9वां, वो यहाँ पे क्यों गया। इसकी तो 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है थर्ड शेल की, आपको मालूम है बच्चों। फिर इसमें अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों नहीं आया, 289 ऐसा क्यों नहीं लिखा हमने। हम ऐसा क्यों लिखते नहीं, 289 ऐसा क्यों लिखते नहीं, ऐसा क्यों लिखते 2881। वो जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में क्यों गया, थर्ड शेल में क्यों नहीं गया। इसकी तो 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 18 इलेक्ट्रॉन बैठते इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों गया, इसमें क्यों गया, इसमें क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। इसके बारे में सब बच्चों हमें, मतलब सीधी सी बात है, जो आप 10वीं में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो उस एलिमेंट के एटम के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता था बहुत सारी बातों में दिक्कतें आती थी हमें, और इसलिए हमें ध्यान में आया कि ये जरूरी है कि हमने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बच्चों हमने क्या करना चाहिए, एक नई मेथड हमने डिस्कवर करनी चाहिए। एक नई मेथड हमने डिस्कवर करनी चाहिए बच्चों। ऐसा एक नए टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कि जो उस एलिमेंट की, उसके एटम की सब प्रॉपर्टीज, सब बातें, सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अब जो आप 10वीं में मेथड सीखे शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन 281 और 2881, ये जूनी मेथड जो है, ये ओल्ड मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों, ये इस एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और आपको मालूम है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो
गरज ही शोधाची जननी असते. माणसाला गरज पडली की तो नवीन नवीन शोध लावतो. आपल्याला गरमी झाली, आपण कूलरचा शोध लावला, कूलरचा आवाज खूप होत होता, आपण एसीचा शोध लावला. थंड प्रदेशांमध्ये आपल्याला थंडी वाजत होती, मग आपण रूम हीटरचा शोध लावला. म्हणजे आपल्याला गरज पडली की आपण त्या अनुषंगानं अभ्यास करतो आणि नवीन नवीन शोध लावतो. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो यही हो रहा था बच्चों यहाँ पे कि जो ओल्ड मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो उस एलिमेंट के बारे में, उस एटम के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. तो साइंटिस्ट लोगों को ये ध्यान में आया कि अरे हमें एक नए टाइप का, एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो उस एलिमेंट की सब प्रॉपर्टीज क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा. क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा. तो वही बच्चों हमें देखना है, मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब ये टॉपिक बच्चों थोड़ा हटके हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. जितने भी बच्चे हैं सबको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. ये लेक्चर, इसके आगे का लेक्चर, उसके आगे का लेक्चर, आगे ऐसे 3 लेक्चर्स आपको बहुत 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 ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों. यदि आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा, नहीं देखेंगे तो फिर नहीं समझेगा. तो बिल्कुल ये तीनों लेक्चर आपको मिस नहीं करना है बच्चों, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम. मैं बता देता हूँ, जो फैक्ट है वो बताना चाहिए, है ना. डॉक्टर अच्छा वही है कि जो बात सही है वो बताता है. नहीं तो आप पेशेंट को बहुत बड़ी बीमारी और बता नहीं रहे और फिर वो गुजर रहा और फिर भी आप बता नहीं रहे, तो अच्छी बात नहीं. एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट को क्या हो गया वो फटाक से बता देगा कि भाई आपको ये बीमारी है, आपने ये करना चाहिए. इसी तरह एक अच्छा टीचर जो है वो बता देता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट, ये आप करो, नहीं तो फिर नहीं मार्क्स मिलेगा, है ना. मीठा मीठा बोल के कुछ फायदा नहीं बच्चों. तो चलो देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बच्चों इसमें कुछ रूल्स है, टोटल 4 रूल्स है, और इन 4 रूल्स की मदद से हम सब 118 एलिमेंट्स का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि जिससे उस एलिमेंट की सब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन. अब ये 4 रूल्स कौन से हैं? अब इसमें से एक पहला रूल है बच्चों, ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ऑफ बाउ इस शब्द का मतलब होता है बिल्डिंग अप. ऑफ बाउ इस शब्द का मतलब होता है बिल्डिंग अप. तो एक एक रूल देखेंगे. एक सेकंड रूल है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेरियस सबशेल्स, वो है. एक तीसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. और एक चौथा रूल है रूल ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो ये नाम अभी मत ध्यान रखो, बस ये 4 रूल्स है, और इन 4 रूल्स की मदद से हम 118 एलिमेंट्स का बहुत ही करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बच्चों. एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जो उन सभी 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरह से क्या करता है, एक्सप्लेन. तो वो हमें देखना है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले ऑबो प्रिंसिपल क्या है. बच्चों आपको मालूम है कि एलिमेंट के एटम के अंदर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है बच्चों, एटम. इधर आइए थोड़ा सा. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है बच्चों, एटम. हर एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस. हर एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इमेजिनरी सर्कुलर पास होते हैं बच्चों. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6th और ये 7th और ये 7th. अब हमारे पास बच्चों जो 118 एलिमेंट्स है उनके लिए 7 शेल्स काफ़ी है. यदि हम आगे कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर करेंगे और यदि उनके लिए और ज़्यादा शेल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद 8वीं 9वीं शेल भी करेंगे, लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है. अभी तो फिलहाल हमारे पास 118 एलिमेंट जो है तो उनके लिए 7 शेल्स मोर देन सफिशिएंट है. ये 7 शेल्स. अब बच्चों आप जो 10वीं में ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उसमें सिर्फ ये शेल्स कंसिडर की जाती थी.
और शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता था, जैसे Na11 11 का कैसे लिखते थे 281, यानी कि भाई फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1, बस खत्म का। बहुत ही सिंपल था। लेकिन ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जूनियर टाइप का है, ये उस एलिमेंट के बारे में सब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और इसीलिए हमें एक मॉडर्न मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें संशोधन करके स्टडी करके वो देनी पड़ी। मॉडर्न मेथड में हमने क्या किया, ये जो शेल्स है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये जो 7 शेल्स है, इन 7 शेल्स को हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में भी डिवाइड किया, सब एनर्जी लेवल में। अब जैसे इधर आइए, हमने मॉडर्न मेथड में क्या किया, इन शेल्स को सब शेल्स यानी कौन, एनर्जी लेवल्स में क्या किया, डिवाइड। अब बोलेंगे सर समझा नहीं, थोड़ा सा और बताओ। जैसे कोई एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल है, उस स्कूल में समझ लो 4 सेक्शन है। अब 4 सेक्शन में वो क्या करते हैं, जैसे ए सेक्शन में सब होशियार बच्चे, हाई एनर्जी वाले बच्चे, सेक्शन एक ही है फर्स्ट। बी सेक्शन में थोड़े कम होशियार बच्चे, सी सेक्शन में और कम होशियार बच्चे, और डी सेक्शन में और भी कम होशियार बच्चे। सेक्शन तो एक ही है फर्स्ट सेक्शन, उसमें 4 लेवल्स बनाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जैसे समझ लो बच्चों हमारे पास 500 एडमिशन हो गई, तो समझ लो हम क्या करेंगे, है ना, 100 सवा 100 बच्चे परसेंटेज के अनुसार अपर बैच में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। यानी क्लास एक ही है फर्स्ट स्टैंडर्ड, लेकिन बच्चों की परसेंटेज वाइज हमने क्या किए, सेक्शंस निकाले। उसी तरह टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मोर करेक्टली, in modern method what we do, we have divided these shells into different energy levels called as subshells. सबशेल्स यानी क्या, उस शेल्स के अंदर ही सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी रहती नहीं, किसकी कम किसकी ज्यादा। तो उस तरह हमने शेल्स को क्या किया, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्या किया, डिवाइड। अब छोटी शेल होंगी तो उसमें कम सबशेल होंगे, बड़ी शेल होंगी तो उसमें ज्यादा सबशेल होंगे। जैसे फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है बच्चों एस, एक ही सबशेल है एस सबशेल, क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही सबशेल है फर्स्ट शेल में, फर्स्ट 1 एस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, एस सबशेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल थोड़ी बड़ी है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। हमने पाया कि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं बच्चों सेकेंड शेल में, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लोअर एनर्जी वाले सबशेल में रहते 2s, और 6 इलेक्ट्रॉन थोड़े हायर एनर्जी वाले सबशेल में रहते हैं 2p। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 6 इलेक्ट्रॉन 2p में। p सबशेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो सेकेंड शेल में 2 सबशेल है, 2 एनर्जी लेवल्स है s और p, ये लोअर एनर्जी लेवल, थोड़ी हाई एनर्जी लेवल। शेल एक ही है लेकिन थोड़ी एनर्जी इनकी कम है और इनकी ज्यादा है, इसमें 2 और इसमें 6, टोटल 8। थर्ड शेल और भी बड़ी है बच्चों, तो इसमें आपको मालूम है कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 18। तो इसमें 3 एनर्जी लेवल है, 3 सबशेल है, 3s, 3p और 3d। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, 2 और 6 8, और d में 10। तो ये 8 और 10 18, 2 और 6 8, 8 और ये 10 18। हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, एस सबशेल कौन सी भी शेल की एस सबशेल हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, 7s हो, 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी शेल की पी सबशेल रहने दो, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, 7p हो। डी सबशेल, किसी भी शेल की डी सबशेल रहने दो, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 10, तो ये 10। अब 4 शेल लो, 4 शेल और भी बड़ी है, इसमें और भी ज्यादा रहेंगे, 4s, 4p, 4 सबशेल है, 4s, 4p, 4d, 4f। s में 2, p में 6, d में 10, और f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं बच्चों, 14। ध्यान में रखना, s सबशेल में 2, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, d सबशेल में 10 और f सबशेल में 14।
एस सबशेल की एनर्जी फोर्थ शेल में सबसे कम, पी सबशेल की थोड़ी ज़्यादा, डी सबशेल की और भी ज़्यादा और एफ सबशेल की थोड़ी और भी ज़्यादा। मतलब बच्चों आपको ध्यान में आया होगा, एक ही शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सबकी एनर्जी एक जैसी रहती नहीं, उनकी एनर्जी कम ज़्यादा रहती है। जैसे 4 शेल में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन की सबसे कम रहेंगी, 4p के 6 इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ज़्यादा, 4d के 10 इलेक्ट्रॉन की और भी ज़्यादा और 4f के 14 इलेक्ट्रॉन की और भी ज़्यादा। अब अगला लेते हैं, ये लीजिए 5s, 5p, 5d, 5f, ये है। इसमें भी 4 शेल ही है, एक एक्सोट्रा एलिमेंट के लिए 4 शेल मोर देन सफिशिएंट है ना। पूरी डायग्राम आनी चाहिए, है ना, पूरी डायग्राम आनी चाहिए। 6s, 6p, 6d, 6f। अब ये नज़दीक नज़दीक निकालता हूं मैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, जगह थोड़ी कम है। और यहाँ पे ये 7s और ये 7p दिख रहा ना सब कुछ बराबर इस तरह। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों इसके बारे में। तो टोटल 7 शेल्स है और उनको हमने अलग अलग शेल में सब शेल्स बनाई हैं, बराबर है। और इन शेल्स और सब शेल्स की एक एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर है। वो एनर्जी ऑर्डर बच्चों हम कैसे ध्यान में रखते हैं? अब 7 शेल्स है बच्चों आपके पास, आपके सामने, और 7 शेल्स में ये टोटल कितनी सब शेल्स हो गई जरा काउंट करेंगे हम बच्चों। 7 शेल्स में कितनी सब शेल हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 6f से भी जरूरत नहीं पड़ती हमें बच्चों, हमारे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसके लिए 6f की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब ये 7 शेल्स है बच्चों, ये 7 शेल्स और उनके सब शेल्स की एक खास एनर्जी होती है, बराबर है। तो इन 7 शेल्स की जो 19 सब शेल है उनकी एनर्जी की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज 7 शेल्स एंड देयर सब शेल्स कैसे ध्यान में रखते हैं? ध्यान में आ रहा ना, ये 7 शेल्स है, उनमें कितनी सब शेल्स है? 19 टोटल, हर एक की एनर्जी अलग अलग है, बराबर, कम ज्यादा है। तो हम 7 शेल्स के 19 सब शेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ध्यान में कैसे रखते हैं? तो एक साइंटिस्ट ने हम इसकी आइडिया दी, उसने बोला ऐसी पैरेलल लाइंस निकालो, ऐसी पैरेलल लाइंस, ऐसी पैरेलल लाइंस निकालने के लिए उसने बोला। और पैरेलल लाइंस निकालने के बाद उसने बोला कि आपको कैसे जाना है। अब ध्यान से सुनना, 7 शेल्स में टोटल 19 शेल्स हमने बनाई, हर सब शेल की एनर्जी अलग अलग है एक दूसरे से। अब 7 शेल्स की 19 सब शेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम ध्यान में कैसे रखेंगे? तो ये डायग्राम ऐसी पैरेलल लाइंस निकालो, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कैसे जाना? इधर से स्टार्ट करना, इधर से स्टार्ट करना। कौन मिला आपको? 1s, तो चलो लिखो 1s, मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 1s की एनर्जी सबसे कम होगी किसी भी एटम में, 1s सब शेल की एनर्जी सबसे कम। फिर इधर आ गए आप, अब इधर कुछ भी नहीं, तो इधर से क्या करना? इधर जंप मारना, जंप, जंप मारी इधर बच्चों, ऐसे आगे इधर से जंप। फिर देखो कौन मिला? 2s, यानी 1s के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा होंगी बच्चों? 2s। अब 2s के बाद कौन? चलो जंप मारो जंप मारो जंप मारो, डायरेक्ट इधर, इधर आ गया बच्चों, डायरेक्ट जंप मारना इधर, इधर जंप मारी तो कौन मिल रहा आपको? 2p। 2p के बाद कौन आ रहा बच्चों? 3s। 3s के बाद बच्चों कौन आ रहा? 3p। 3p के बाद बच्चों कौन आ रहा? 4s। 4s के बाद बच्चों कौन आ रहा? 3d। 3d के बाद कौन आ रहा? 4p। 4p के बाद कौन आ रहा? 5s। 5s के बाद कौन आ रहा? 4d। 4d के बाद कौन आ रहा? 5p। 5p के बाद कौन आ रहा? 6s। 6s के बाद बच्चों यहाँ पे जब मारो, कौन आ रहा? 4f। 4f के बाद कौन आ रहा बच्चों? 5d।
5D के बाद कौन आ रहा बच्चों? 6P। 6P के बाद कौन आ रहा? 7S। 7S के बाद कौन आ रहा बच्चों? 5F। 5F के बाद कौन आ रहा? 6D। और 6D के बाद कौन आ रहा बच्चों? तो 7P। ये दिख रही ना आपको ऑर्डर पूरी? ये दिख रही ना ऑर्डर? यानी एक सिंपल डायग्राम, एक सिंपल टेक्निक, एक ट्रिक, एक युक्ति, इसकी मदद से हमने 7 शेल्स के जो 19 सबशेल है बच्चों, 7 शेल्स के 19 सबशेल की एनर्जी लेवल, सबशेल एनर्जी लेवल, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमने ध्यान में रखी। अब ऐसे जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होते जाएंगी? बढ़ते जाएंगी। एनर्जी क्या होते जाएंगी? बढ़ते जाएंगी। यानी किसी भी एटम के अंदर सबसे कम एनर्जी किसकी? 1s। उससे ज्यादा 2s, है ना? सबसे कम किसकी? 1s। उससे ज्यादा 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ये हो गया। तो एक छोटी सी टेक्निक ट्रिक की मदद से हम किसी भी एटम के 7 शेल्स और उनके 19 सब शेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ध्यान में रख सकते हैं। अब बोलेंगे सर आपने ये 7 शेल्स और उनके 19 सब शेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्यों निकाली? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें कैसे एंट्री करते हैं। ऑबो प्रिंसिपल बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से शेल में, सब शेल में जाएंगे? तो वो शेल सब शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे क्या होगी? कम। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बच्चों किस में जाएंगे? 1s। अब 1s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की बच्चों? 2। उसके आगे के 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? 2s। उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2p, क्योंकि p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। उसके आगे के 2 इलेक्ट्रॉन 3s। उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन 3p। उसके आगे के 2 इलेक्ट्रॉन 4s। उसके आगे के 10 इलेक्ट्रॉन 3d। उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन 4p। उसके आगे के 2 5s। उसके आगे के 10 4d। उसके आगे के 6 5p। उसके आगे के 2 6s। उसके आगे के 14 इलेक्ट्रॉन 4f। उसके आगे के 10 इलेक्ट्रॉन 5d। उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन 6p। उसके आगे के 2 इलेक्ट्रॉन 7s। उसके आगे के 14 इलेक्ट्रॉन 5f। उसके आगे के 10 इलेक्ट्रॉन 6d। उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन 7p। यानी 7p ये हाईएस्ट एनर्जी वाला सबशेल है बच्चों। अब ऑबो प्रिंसिपल क्या बोलता है मैं बताता हूं। ऑबो प्रिंसिपल बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स शेल्स और उनके सबशेल्स में एंट्री करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में एंट्री करेंगे? उस सबशेल में एंट्री करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे? 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। हर सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठते नहीं कि अगले इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे? हायर एनर्जी वाले सबशेल में जाएंगे। इतना आसान है बच्चों। जैसे हम पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले हम जाते हैं नर्सरी में, फिर वो गई पास हो गए LKG, फिर वो हो गया UKG, फिर UKG हो गया, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हर क्लास हम सक्सेसफुली पास करते गए। ऐसे आप 10 क्लास पास किए, 10th स्टैंडर्ड आप पास हुए अभी अभी, और आप अब 11th स्टैंडर्ड में गए बच्चों। ऐसा हुआ क्या कोई बच्चे का जन्म हो गया और डायरेक्ट उसका नाम तीसरा साल में डायरेक्ट 10वीं में डाल दिया? ऐसा हो गया क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नर्सरी में करो दे, उसको खेल कूद खेलने दो, कम स्टडी है, छोटा सा स्टडी है। फिर वो हो गया, फिर LKG, फिर हो गया, फिर UKG। ऐसा हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपण समजा पहिल्या मजल्यावर आपला हॉल आहे, दुसऱ्या मजल्यावर हॉल आहे आपला, आपण कसं येतो? पायऱ्या चढतो. कशा पायऱ्या चढतो? सगळ्यात पहिले खालची पायरी, मग वरची पायरी, मग त्याच्या वरची पायरी, मग त्याच्या वरची पायरी. असं एकदम म्हणतो का जय बजरंग बोली डायरेक्ट त्या हॉलमध्ये उडी मारतो का? नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कैसे फिलअप किया जाते हैं? तो ऑबो प्रिंसिपल बोलता है, ऑबो प्रिंसिपल क्या बोलता है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये ऑबो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, आपको ये रटना वटना नहीं है, बस आपको ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस
various shells or subshells. Shells or electrons enter the various shells or subshells of an atom in the increasing order of their energy. In the increasing order of their energy. ध्यान से सुनो बच्चों, हॉबो प्रिंसिपल क्या है? वो बोलता है इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस शेल्स और सबशेल्स ऑफ एन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंट्री करते हैं वेरियस शेल्स और सबशेल्स में? तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. इसका मतलब इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे? जिस शेल और सबशेल की एनर्जी सबसे कम, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएंगे. वो सबशेल इलेक्ट्रॉन से पूरी भर गई, अब और इलेक्ट्रॉन बैठते नहीं, अगले इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी वाले शेल और सबशेल में. वो भी सबशेल इलेक्ट्रॉन से भर गई, अब बैठते नहीं, अगले इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी वाले सबशेल में जाएंगे. वो भी भर गई, अगले इलेक्ट्रॉन उससे भी एनर्जी वाले सबशेल में जाएंगे. जैसे हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हो गया, सेकंड पास हो गया, थर्ड, और ऐसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है फर्स्ट टू टेंथ. तो रिमेंबर ऑबो प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस शेल्स और सबशेल्स ऑफ एन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर energies, and electrons will first of all enter in the lowest energy subshell. When that subshell will be completely fulfilled with electrons, the next electrons will be filled in the next higher energy subshell. वो भी भर गई, अगले इलेक्ट्रॉन्स उससे हायर एनर्जी वाले शेल और सबशेल में. वो भी भर गई, अगले इलेक्ट्रॉन्स उससे भी हायर एनर्जी वाले शेल और सबशेल में जाएंगे. तो इस तरह से electrons enter the various shells or subshells of an atom in the increasing order of their age. तो इस तरह बच्चों ये ऑबो प्रिंसिपल है. Electrons enter the various shells or subshells of an atom in the increasing order of their energy. In other words हम ये बोल सकते हैं बच्चों सिंपल भाषा में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंट्री करेंगे, सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? सबसे कम एनर्जी वाले सबशेल में. अब जैसे 1s की एनर्जी सबसे कम है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे. अब 1s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, वो पूरी फिल हो गई. उसके बाद के अगले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, वो फुलफिल होगी. उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? 2p में. 6 क्यों? क्योंकि कैपेसिटी 6 की है. फिर उसके आगे के 2 इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे. उसके आगे के 6 इलेक्ट्रॉन 3p में जाएंगे. उसके आगे के 2 इलेक्ट्रॉन 4s में. उसके आगे के 10 इलेक्ट्रॉन 3d में. और ऐसा ये कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान में रखना, ये आपको रटना नहीं है. नो वन विल आस्क यू दिस रूल, तो मगअप करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस शेल्स एंड देयर सबशेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले सबशेल में जाएंगे, वो पूरी इलेक्ट्रॉन से भर गई, अब इलेक्ट्रॉन्स में नहीं बैठते, उससे अगले इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी वाले शेल और सबशेल में जाएंगे, और इस तरह चालू रहेगा. अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस रूल के आधार पर पहले कुछ 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखता हूँ. हालांकि ये नोट्स में मत देखना, क्योंकि नोट्स में चारों रूल्स यूज़ करने के बाद का लिखा हुआ है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे दिखेगा नहीं. वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद फिर जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये तो मैं जस्ट एक रूल यूज़ करके कैसे यूज़ करना, कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरना, ये बता रहा हूँ. अब जैसे देखो बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के देता हूँ थोड़े से. 1s से ज़्यादा है 2s, 2s से ज़्यादा है 2p, 2p से ज़्यादा है 3s, और 3s से ज़्यादा है ना 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, और 3p के बाद कौन आता है बच्चों? 3d नहीं आता. एनर्जी वाइज कौन आता है? 4s.
अब 1 हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका कॉन्फिगरेशन कैसे होगा, इस तरह 1s1, यानी फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल का सब शेल एक ही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। फिर ट्वाइस हेलियम, इसका क्या होगा बच्चों 1s2। 3 लिथियम, इसका क्या होगा 1s2 2s1। 4 बेरिलियम का क्या होगा 1s2, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हो गए, अगले 2 किस में जाएंगे 2s2। 5 बोरॉन, क्या होगा इसका 1s2 2s2, और 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में। अब ये लेते हैं 6 कार्बन, इसका कैसे होगा 1s2 2s2, हो गए 2 और 2 4, फिर बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 2p में, 2p2। 7 नाइट्रोजन, ये कैसे होगा 1s2 2s2 2p3। 8 ऑक्सीजन, इसका क्या होगा 8 ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, 2p में 6 तक इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। फिर 9 फ्लोरीन का कैसे होगा बच्चों 1s2 2s2 2p5, और 10 नियॉन का कैसे होगा तो 1s2 2s2 2p5। तो इस तरह ये पहले 10 एलिमेंट्स का मैंने लिखा। अब आगे के भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे का मैं बच्चों ये टॉपिक अगले लेक्चर में वापस रिवाइज करूँगा, क्योंकि लिंक में आने के लिए करना पड़ता ही है ना। अपना लेक्चर ज़्यादा 30 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा फिर बहुत लंबा लगता है, ठीक है। तो सीधा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस शेल्स एंड देयर सब शेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना चाहिए सब शेल में, तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें पहले जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन से पूरी भर गई, अब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बैठते हैं, उसके आगे के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, उससे हाई एनर्जी वाले सब शेल में, और ऐसा चालू रहते रहेगा इस तरह। हालांकि ये सिर्फ मैंने पहला रूल यूज़ करके लिखे हैं, इसलिए नोट्स में अभी मत देखो, क्योंकि नोट्स में चारों रूल्स यूज़ करने के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो ये और वो अलग दिखेंगे आपको। जब हमारे 4 रूल्स हो जाएंगे तो फिर वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट और अपना लिखा हुआ ये एग्जैक्टली एक जैसे रहेंगे। कुछ डाउट रहा तो मुझे पूछना, ठीक है। थैंक यू।